मोटिवेशनल फिजिक्स के आज इस क्लास में हम लोग 11th क्लास शुरू कर रहे हैं। 11th क्लास प्लस नीट, नीट के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी काफ़ी फायदा होगा, प्लस 11th क्लास के लिए। और 11th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है, क्योंकि जब तक 11th क्लास आपका सही नहीं होगा तब तक आप फिजिक्स को 12th क्लास में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ विशेष ध्यान करके आप देखेंगे 11th क्लास में फिजिक्स में जनरल फिजिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स, ये 3 पढ़ना है फर्स्ट में 11th क्लास में। इसमें आज हम लोग जनरल फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। जनरल फिजिक्स का पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट या यूनिट एंड डायमेंशन, उस पर हम लोग फोकस करेंगे और सभी बातों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले माइन्यूट चीज सब जानिएगा, तभी आप आगे के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो पाएंगे। आप इसको देखें। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये 11th क्लास का पहला क्लास है, 11th क्लास प्लस नीट, 11th क्लास प्लस नीट। इसमें पहला है जनरल फिजिक्स, और जनरल फिजिक्स में पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जिसे हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन के भी नाम से जानते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पूरे फिजिक्स का करीब करीब सभी चैप्टर्स का कुछ ना कुछ हिस्सा यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे उसको डिस्कस करेंगे। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो विशेष ध्यान दें। तो सबसे पहले तो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स का एक बहुत कॉमन डेफिनेशन है नेचर और उसके लॉ को जहां पर हम डिस्कस करते हैं साइंस में, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। it is the study of nature and its laws. It is the study of nature and its laws. यहाँ पर प्रकृति यानी नेचर और उसके नियमों को हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के जिस ब्रांच में, उसे हम लोग फिजिक्स करते हैं। फिजिक्स में डिस्कस करते हैं बहुत सारी बातें जो हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो इसमें टर्म आता है दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यह क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी जिन क्वांटिटी का मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से पॉसिबल हो और जिनके हेल्प से हम फिजिक्स के नियमों को एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब करें, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जिस क्वांटिटी का मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से पॉसिबल हो और जिसके द्वारा, जिसकी मदद से हम फिजिक्स के नियमों को एक्सप्लेन करें, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट पॉसिबल हो, इसके कहने का मतलब क्या है? जैसे हम कहें कि यह लड़का उस लड़के से या यह स्टूडेंट उस स्टूडेंट से ज्यादा ज्ञानी है, तो ज्ञान को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी के दायरे में नहीं आएगा। इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो फिजिक्स के दायरे में उन्हीं को लाते हैं हम लोग जिनका हम इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर सकते हैं और जिनकी मदद से फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिनकी मदद से फिजिक्स के नियमों को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम थोड़ा सा लिखें डेफिनेशन में। The quantities which can be measured by an instrument या with the help of instrument भी लिख सकते हैं, that can be measured by an
instrument and with the help of it laws of physics can be described or explained are called physical quantities. The quantities which can be measured by an instrument and with the help of it laws of physics can be described or explained are called physical quantities. ये physical quantities है जिसका मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से पॉसिबल है और जिसकी मदद से हम फिजिक्स के नियमों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया। सबसे पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज, या इसको हम लोग बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं, बेस क्वांटिटीज के नाम से भी जाना जाता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज का क्या मतलब हुआ, फंडामेंटल क्यों कहा गया इसे? फंडामेंटल वर्ड जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि वो दूसरे पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे हम लोग संख्या की बात करें तो 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 इस तरह से करते करते 9 पर जाते हैं, तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये फंडामेंटल हो गया। और बाकी जितने भी हम नंबर बनाएंगे, जितने भी डिजिट्स हम बनाएंगे, वो सब इनसे बनेगा, इनसे मिलके बनेगा। तो ये फंडामेंटल हुआ, और जिसको बनाएंगे इसके द्वारा वो हो जाएगा डिराइव्ड। तो यहाँ पर फंडामेंटल कहने का मतलब है इसी तरह के कुछ वैसे क्वांटिटीज होंगे जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करते होंगे, यानी सब एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, तब ही जाकर के उसको हम फंडामेंटल की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो लिखेंगे इसको हम लोग, these quantities are independent of each other, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, कोई एक दूसरे से मतलब नहीं रखता है, तो वैसे क्वांटिटी को ही हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं और उसी को हम बेस या फंडामेंटल के नाम से जानते हैं। और इसके एग्जांपल्स में है बहुत सारे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये आगे हम लोग लाइट में पढ़ेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 क्वांटिटीज है, ये 7 जो फंडामेंटल के रूप में माना जाता है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन सभी के यूनिट्स भी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जब यूनिट पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी आप जानिए कि ये सभी क्वांटिटीज कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, सभी इंडिपेंडेंट है। इसको हम फंडामेंटल एक बिल्कुल याद रखिए, फंडामेंटल वर्ड जहां पर आएगा इसका मतलब है बिल्कुल स्वतंत्र, वो किसी से बनेगा नहीं, वो उसकी अपने आप में वो क्वांटिटी है, इसलिए उसको इस कैटेगरी में रखा गया। अब दूसरा है इसी से बना हुआ, उसको हम कहते हैं डिराइव्ड। दूसरा है डिराइव्ड। डिराइव्ड क्वांटिटीज इन सब से मिल करके जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिराइव्ड।
इन सब से मिल करके जो बनता है उसे हम कहते हैं डिराइव्ड। तो दीज quantities are expressed in terms of these quantities are expressed in terms of fundamental quantities। fundamental quantities यानी ये अपने आप में नहीं होगा, ये इन्हीं सब से मिल करके बनेगा, इसलिए इसको डिराइव कहा गया। एग्जाम्पल्स में बहुत सारे क्वांटिटीज हैं, हम लोग आगे उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कुछ देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या हुआ? लेंथ। टाइम तो टाइम है, तो लेंथ और टाइम के मिलने से ही बना। जैसे माने बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ है, वो भी एल डिस्टेंस है। तो ये सब मिल करके इन्हीं सब क्वांटिटी से मिलके बन रहा है, इसलिए इसको डिराइव में रखा गया। जैसे मोमेंटम, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। इसमें देखिए मास भी आ गया, डिस्टेंस भी आ गया, टाइम भी आ गया। फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसमें देखिए सब आ गया, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। प्रेशर, फोर्स बाय एरिया, इसमें भी सब वही सब है। ये इन सभी क्वांटिटीज के डिटेल्स हम लोग डायमेंशन में पढ़ाएंगे, डायमेंशन में बताएंगे कि वो कैसे जुड़ा हुआ है। अभी फिलहाल आपको ये बता रहे हैं कि वो जो आपके 7 क्वांटिटीज हैं, उन 7 क्वांटिटीज में क्वांटिटी के मिलने से ही ये सभी चीज बन रहे हैं। इसलिए इनके जो भी ये सभी जो क्वांटिटीज हैं, इसको हम डिराइव किए, फंडामेंटल से ही बना, इसलिए इसको डिराइव क्वांटिटी, डिराइव की कैटेगरी में रखते हम लोग। एंड सो ऑन, बहुत सा है इसमें। तो ये दूसरे तरह क्वांटिटी हुआ। पहला क्वांटिटी हुआ जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, दूसरा क्वांटिटी हुआ जो फंडामेंटल पर डिपेंड करता है, और तीसरा है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सात के अलावे, 7 फंडामेंटल के अलावे दो और भी क्वांटिटीज को डिफाइन किया गया, और चूंकि बाद में डिफाइन हुआ इसलिए इसको हम लोग सप्लीमेंट्री के नाम से जानते हैं। जैसे कोई एनुअल में छूट गया या फेल कर गया तो सप्लीमेंट्री देता है ना परीक्षा, ठीक उसी तरह से ये फंडामेंटल के ही कैटेगरी में है, लेकिन चूंकि बाद में इसको लाया गया, ये अलग तरह की क्वांटिटी है, इसलिए इसको सप्लीमेंट्री ग्रुप में रखा गया। तो लिखेंगे बिसाइड्स the 7 fundamental quantities, fundamental quantities, the two additional defined quantities are called supplementary quantities। supplementary quantities, और इसमें दो आते हैं, एक हुआ प्लेन एंगल और दूसरा हुआ सॉलिड एंगल। एक हुआ प्लेन एंगल, दूसरा हुआ सॉलिड एंगल। ये फंडामेंटल के बाद ये 7 के अलावे जो जोड़ा गया, उसमें एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल।
यूनिट्स तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ इन दोनों को थोड़ा समझा दें हम। ऐसे तो सॉलिड एंगल को हम लोग 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे बहुत समय पढ़ाते समय, लेकिन अभी थोड़ा सा बता दें हल्का फुल्का इसके विषय में क्या है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेन एंगल। इसको टू डायमेंशनल 2D एंगल भी कहा जाता है। 2D एंगल यानी टू डायमेंशनल, एक ही प्लेन में होगा। जैसे यहां पर हम कोई एंगल अगर बनाए, ये थीटा, तो ये प्लेन एंगल हुआ, ये प्लेन एक ही प्लेन में है, ये हुआ प्लेन एंगल। अगर एक सर्कल खींचे हम, ये सर्कल तो एक प्लेन में होगा, तो यहां पर जो भी एंगल बनेगा, सपोज करें कि थीटा है, ये आर है, और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और डिस्टेंस एल है, तो आप सबको मालूम है थीटा इक्वल्स एल बाई आर रेडियन होता है। थीटा इक्वल्स एल बाई आर, और ये इसको हम मेजर करते हैं रेडियन में। रेडियन, ये प्लेन एंगल जिसका यूनिट होता है रेडियन, RAD के रूप में लिखते हैं इसको हम लोग, रेडियन। थीटा इक्वल टू एल बाई आर। यहां पर आगे तो हम लोग या पढ़े होंगे, तो फॉर्मूला पढ़े होंगे आप। यदि हम L को R के बराबर कर दे, L को R के बराबर कर दे, तो निश्चित रूप से थीटा इक्वल्स 1 रेडियन हो जाएगा। थीटा इक्वल्स 1 रेडियन हो जाएगा। यानी अगर यह R के बराबर हो जाए तो थीटा का वैल्यू 1 रेडियन के बराबर, रेडियन सी सिंबल से, तो थीटा इक्वल्स 1 रेडियन कहा जा सकता है, 1 रेडियन। उस तरह से हम देखेंगे कि अगर ये घूमते घूमते अगर ये आधा पर चला है, तो ये एंगल, ये पूरा डिस्टेंस कितना हुआ, आपको मालूम है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल होता है पूरा 2 पाई आर, तो ये आधा कितना हो जाएगा, पाई आर। यानी पाई आर में पाई एंगल बना, ये पाई रेडियन हुआ, यानी पाई रेडियन का वैल्यू कितने के बराबर होगा, पाई रेडियन का वैल्यू हो जाएगा आपको, पाई रेडियन अगर हम लिखें, या ये डिस्टेंस अगर हम देखें पाई रेडियन का, तो पाई रेडियन किसके बराबर होगा, पाई आर। पाई रेडियन पाई आर के बराबर होगा। इस तरह से इसको हम देख सकते हैं। अगर इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो पाई रेडियन 180 डिग्री हुआ, तो 1 रेडियन ये कितना हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई पाई, ये डिग्री हो गया। और जिसका मैथमेटिकल वैल्यू देखें हम लोग, तो ये हो जाएगा 57.296 डिग्री, 57.296 डिग्री। यानी एक रेडियन 180 डिग्री बाई पाई इक्वल्स 57.296 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पर फिर से देखिए थीटा इक्वल्स एल बाई आर है, तो यहाँ अगर ये आर्क या डिस्टेंस अगर रेडियस के बराबर लिया जाए, तो जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पर, वो 1 रेडियन के बराबर होगा। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, थीटा इक्वल्स एल बाई आर, तो एल अगर आर रख दिया जाए तो वैसे इसके थीटा का वैल्यू 1 रेडियन के बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर ये पूरा हम डिस्टेंस लें तो ये पाई के बराबर हो जाएगा। तो पाई रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री। क्योंकि यहां से आप निकाल सकते हैं थीटा इक्वल्स ये एल बाई आर जो है, दिस इज रेडियन, ये रेडियन है, और एल ये डिस्टेंस एल है, और अगर हम हाफ डिस्टेंस लेते हैं तो पूरा होता है 2 पाई आर, तो आधा हो जाएगा पाई आर, तो ये हो जाएगा पाई आर, एल का वैल्यू पाई आर लगे, नीचे आर ये कट जाएगा, तो ये रेडियन हो गया, इतना रेडियन हो गया, तो थीटा का वैल्यू पाई रेडियन। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये पूरा डिग्री में 180 होगा, इसलिए पाई रेडियन किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स एल बाई आर, फॉर्मूला सही हम देखते हैं कि अगर आधी दूरी हम तय किए तो आधी दूरी में हो गया पाई आर, और पाई आर 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 कैंसिल आउट हो गया, और इस तरह से ये हो गया पाई रेडियन। और पूरा हम देख रहे हैं डिग्री में देखेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि पाई रेडियन इक्वल्स 1 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन इक्वल्स 180 बाई पाई, दैट इज 57.296। तो ये तो रेडियन की बात हुई, जिससे 2 डायमेंशनल मतलब एक ही प्लेन में ही हो सकता है, चाहे वो प्लेन इस तरह का हो या सरफेस पर हो, लेकिन एक ही प्लेन में होगा। लेकिन अगर हम 3 डायमेंशनल की बात करें, 3 डायमेंशनल जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट या डेप्थ सब शामिल हो, तो हम कहते हैं 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल की बात करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल, दैट इज कॉल्ड
सॉलिड एंगल। तो दूसरा है सॉलिड एंगल। इसकी इकाई होती है एस्टेरेडियन। जैसे उसका रेडियन है ना, उसी तरह से इसका एस्टेरेडियन, और सिंबॉलिकली एस आर इसको लिखा जाता है, सिंबॉलिकली एस आर, उसको आरएडी, इसको एस आर लिखा जाता है। यहां पर हम देखेंगे यह यहां पर स्फीयर बना हुआ है, स्फीयर, ये गोला है, और ये सेंटर पर एक सरफेस इसका ये एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल, ये सरफेस, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, वो था सर्कल है प्लेन में, ये तीनों तरफ है, चारों तरफ है, तो 3 डायमेंशनल हो गया। और इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ओमेगा इक्वल्स होता है एरिया, ये इसका एरिया, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, ओमेगा इक्वल्स एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, और इसको लिखते हैं हम लोग एस्टेरेडियन। जैसे उसमें होता है थीटा इक्वल्स एल बाई आर, उसी तरह से यहां पर होता है ओमेगा इक्वल्स एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और आपको याद रहे कि अगर हम 1 रेडियन की बात करेंगे, 1 एस्टेरेडियन की बात करें, तो 1 एस्टेरेडियन इक्वल्स होता है 1 रेडियन का स्क्वायर, यानी स्क्वायर रेडियन को एस्टेरेडियन कहा जाता है, स्क्वायर रेडियन को एक्सरेडियन कहा जाता है, यानी 1 रेडियन स्क्वायर, और 1 रेडियन का वैल्यू हम जानते हैं, दैट इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 180 बाई पाई द होल स्क्वायर, और यहां पर लिखेंगे डिग्री का स्क्वायर, और इसका वैल्यू लिखेंगे तो 3282.8 डिग्री स्क्वायर। जैसे उसमें था 57.296, उसी तरह से 3282.8 डिग्री स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया कि 1 एस्टेरेडियन इक्वल्स 1 स्क्वायर रेडियन, 1 एस्टेरेडियन यानी SR इक्वल्स 1 स्क्वायर रेडियन, 1 स्क्वायर रेडियन या रेडियन का स्क्वायर। इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे हम लोग इसको डायमेंशंस के रूप में भी पढ़ेंगे, पहले यूनिट्स डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद उस पर आधारित और भी सब सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे हम लोग। तो ये बेसिक चीज हुआ कि क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब हुआ जिसका मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से पॉसिबल हो और जिसकी मदद से हम फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन कर सकें, उसको डिराइव कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें, तो उसको हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटीज के 3 कैटेगरीज बने। पहला फंडामेंटल बना, फंडामेंटल करने का मतलब हुआ जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता हो, तो वो फंडामेंटल हो गया। और फंडामेंटल से मिल करके जो बनेंगे उसको हम कहेंगे डिराइव। जैसे आपको डिजिट्स में बताए थे 0, 1, 2, 3, 4, 9 तक हम ले जाते हैं, तो इस तरह से ये इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन 1, 1, 1, 2 या जो भी हम उधर डिजिट लिखेंगे वो सब डिपेंडेंट होगा, इन्हीं से मिलके बनेगा। उसी तरह से जो हम 7 बताए वो फंडामेंटल हुआ, और फंडामेंटल से जो बनेगा, जो उससे एक्सप्लेन होगा, जो उसके टर्म्स में लिखा जाएगा, उसको हम कहेंगे डिराइव्ड। और इसके अलावे 2 अलग से भी क्वांटिटी को लाया गया, एक प्लेन, एक 2 डायमेंशन, और दूसरा 3 डायमेंशन। ये होता है 3 डायमेंशनल, इसको कहते हैं हम लोग 3D एंगल, 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल कहने का मतलब है, 2 डायमेंशनल का मतलब है एक प्लेन में इसमें लंबाई और चौड़ाई हो। जैसे कागज है, जैसे बोर्ड है, तो बोर्ड का जो प्लेन हुआ, जैसे 2 डायमेंशनल। मान लेते हैं कि आप अपना फोटो खिंचा रहे हैं, तो फोटो आपका 2 डायमेंशनल होता है। लेकिन अगर फोटो में इस तरह की व्यवस्था कर दी जाए कि आपका नाक ऊपर चला है, कान बाएं से दिखाई देने लगे, इस तरह से ऊपर उड़ जाए, उस प्लेन से ऊपर चला जाए, दैट इज द 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन कहने का मतलब है यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट या डेप्थ, उसकी जब तीनों का कॉन्सेप्ट अगर मिलता हो तो उसको 3 डायमेंशनल कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये पढ़े, अभी सिर्फ क्वांटिटीज के बारे में पढ़े। अब हम लोग इसको इसके यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट्स के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डायमेंशंस पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज में बताएंगे कि हम लोग जब किसी यूनिट को लिखते हैं या किसी क्वांटिटी को जब एक्सप्रेस करते हैं, तो उसमें कौन कौन सी गलतियां नहीं होनी चाहिए,
जो हम लोग अनजाने में करते हैं, जानकारी नहीं रहती है कि अब हमको सेंटीमीटर लिखना है, कब आपको मीटर में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो इन सारी चीजों की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।